हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास है, ये क्लास जो बिहार में पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है इस क्लास में। तो आप सबको इस क्लास से थोड़ा आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार सोशियोलॉजी मैराथन क्लास। मैं 100 क्वेश्चन लाने वाली थी लेकिन टाइम नहीं मिला, इसलिए 70 क्वेश्चन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। गेमिनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट, एलटी हाउ, परिस्थिति एवं संविदा स्पेंसर, सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज टॉनीज, नातेदारी सत्ता एवं नागरिकता एच मेन। ऑप्शन दिया है 3 2 4 1, 1 2 4 3, 3 4 2 1, 1 4 2 3। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है इसमें गेमिनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट। ये टॉनीज ने, गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट की अवधारणा टॉनीज ने दी है। ऑप्शन थर्ड। परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणा एच मेन ने दी है, हेनरी मेन। ऑप्शन फोर। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की अवधारणा स्पेंसर ने दी है, ऑप्शन सेकंड। और नातेदारी सत्ता एवं नागरिकता समाज के ये 3 आधार बताए हैं एलटी हाउ ने, नातेदारी सत्ता एवं नागरिकता। गेमिनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट, टॉनीज परिस्थिति एवं संविदा समाज को 2 भागों में परिस्थिति और संविदा के आधार पर हेनरी मेन ने बांटा है, ऑप्शन फोर। सैनिक समाज औद्योगिक समाज स्पेंसर ने। और नातेदारी सत्ता एवं नागरिकता के आधार पर समाज को एलटी हाउ ने बांटा है। ऑप्शन फर्स्ट 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पीजेंट समाज की विशेषता नहीं है? परिवार के सदस्यों का श्रमिकों जैसा इस्तेमाल, पूर्ण पृथक्करण, उत्पादन एवं उपभोग की इकाई के रूप में परिवार, कृषि एवं जीवन शैली के रूप में। इसमें राइट आंसर क्या होगा? पीजेंट समाज यानी कि कृषक समाज की विशेषताएं इसमें पूछा है कि कृषक समाज की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें। तो कृषक समाज की प्रमुख विशेषताओं में एक समरूप समाज होता है, जीवन यापन कृषि करके होता है। कृषि समाज अविभेदीकृत एवं अस्त्रीकृत समुदाय होता है। कृषक समाज नगरों या कस्बों को कुलीन वर्ग से भिन्न है। आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्न होता है। परिवार सामाजिक संगठन की प्राथमिक इकाई है। ये सभी कृषक समाज की विशेषताएं हैं। पूर्ण पृथक्करण ये कृषक समाज की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है? किंग्सले डेविस, बी होस्लिट्स, डब्ल्यू.ई. मूर, पार्सन्स। विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, टैलकाट पार्सन्स। इनके प्रतिमान चर को पैटर्न वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। प्रतिमान चरों के द्वारा कर्ता को असमंजस की स्थिति से मुक्ति मिल सकती है। यह मूल्यों का जोड़ा है जिसका महत्व समाज की प्रकृति के अनुसार होता है। पार्सन्स ने प्रतिमान
चर जो बताए हैं, पहला है भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता, सेकंड है सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टतावाद, थर्ड है आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता, और फोर्थ नंबर पर है प्रदत्त बनाम अर्जित, 5 नंबर पर है विसरण बनाम विनिर्दिष्टता। 5 प्रकार के प्रतिमान चर बताए हैं पार्सन्स ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। कहीं कहीं भी 4 प्रकार भी दिया रहता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट समाज ने परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की श्रेणियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैककिन-मेरिट, बैरिंगटन मूर, टी शॉनिन। कृषक समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में किसने लघु एवं बृहद परंपरा की श्रेणियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने इस लघु परंपरा और बृहद परंपरा को द्विध्रुवीय परंपरा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? विषमांगता, यांत्रिक संहत, गतिशीलता, दमनकारी विधियाँ। केवल 2, 1, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 4। राइट आंसर क्या होगा? कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताओं में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण होता है, यंत्रीकरण होता है, संचार साधनों की प्रमुखता होती है, परिवहन की उन्नत तकनीक, शहरीकरण, बृहद बाजार प्रणाली, प्रवचन, उपभोग प्रणाली की विशिष्टता, निर्वैयक्तिकता, प्राथमिक संबंधों का ह्रास, द्वितीयक संबंधों की प्रमुखता, स्वावयवी एकता, प्रतिकारी कानून। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड यांत्रिक संघ, ऑप्शन 4 दमनकारी विधियाँ, 2 और 4। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। यांत्रिक संघ ये सब औद्योगिक पूर्व समाज की विशेषताएं हैं, इसे इमाइल दुर्खीम ने बताया था। स्वावयवी एकता और यांत्रिक एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक वुल्फ के अनुसार किसान आंदोलनों की अगुवाई सामान्यतः किसने की? मध्य किसान वर्ग, पीजेंट, कृषि श्रमिक, बटाईदार, बड़े कृषक, फार्मर। एरिक वुल्फ के अनुसार किसान आंदोलनों की अगुवाई सामान्यतः किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मध्य किसान वर्ग। किसान आंदोलन मुख्यतः छोटे किसानों द्वारा बड़े किसानों या जमींदारों के विरुद्ध था। अतः किसान आंदोलन न तो कृषि श्रमिकों द्वारा, न बटाईदारों द्वारा और न ही बड़े कृषकों द्वारा चलाए गए थे। यह मध्यम किसान वर्ग के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण नगरीय सातत्य के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आशय है कि गांव एवं नगर विभक्त इकाइयां हैं। इसका आशय है कि गांव एवं नगर आपस में जुड़े होने पर भी एक दूसरे से अलग हैं। यह नगरीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। इसका आशय है कि ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण एवं नगरीय जनों का गाँव में स्थानांतरण। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ग्रामीण
नगरीय सातत्य के संप्रत्यय में कौन सा कथन सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण और नगरीय जनों का ग्रामों में स्थानांतरण। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा सर्वप्रथम सोरोकिन एवं जिमरमैन के द्वारा दी गई थी और इसे परिष्कृत करने का श्रेय रेडफील्ड को दिया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम सोरोकिन एवं जिमरमैन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? माना जाता है कि किसान परंपरा में निष्ठा रखते हैं। कृषक फार्मर की कृषि के बारे में अभिवृत्ति लाभान्मुखी होती है, जबकि किसान भूमि को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। कृषक फार्मर सामान्यतः अपनी स्वयं की भूमि पर काम करते हैं, जबकि किसान सदैव दूसरों की भूमि को पट्टे पर लेते हैं। कृषक फार्मर भाड़े के मजदूरों के साथ काम करते हैं, जबकि किसान पारिवारिक मजदूरों के साथ काम करते हैं। कौन सा एक कथन इसमें सही नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, कृषक सामान्यतः अपनी स्वयं की भूमि पर काम करते हैं, जबकि किसान सदैव दूसरों से भूमि को पट्टे पर लेते हैं। ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरनडार्फ के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित है? वर्ग, सत्ता का प्रयोग, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, लोकतंत्रात्मक सहभागी प्रतिरूप। उत्तर औद्योगिक समाज किस पर आधारित है डेहरनडार्फ के अनुसार? राइट आंसर है ऑप्शन 2, सत्ता का प्रयोग। डेहरनडार्फ ने उत्तर औद्योगिक समाज को सत्ता के आधार पर विभाजित किया है, जबकि वर्ग के आधार पर समाज का विभाजन मैक्स वेबर ने किया है तथा उत्पादन के साधनों के आधार पर कार्ल मार्क्स ने दिया है और लेपियर ने लोकतंत्रात्मक आधार पर समाज का विभाजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया है कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्श अधिकारों एवं दायित्व का संस्थागत गुच्छा हो जाती हैं? दुर्खीम, मर्टन, डेविस, लिंटन। किस समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया है कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्श अधिकारों एवं दायित्व का संस्थागत गुच्छा हो जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4, राल्फ लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था नहीं है? नातेदारी, विद्यालय, शिक्षा, बंदी गृह। कौन एक सामाजिक संस्था नहीं है? सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण में परिवार आता है, धर्म, शिक्षा, राज्य, विवाह, नातेदारी, विद्यालय, ये सभी आते हैं। बंदी गृह ये जो है
सामाजिक संस्था नहीं है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। लेकिन बंदी गृह को मजूमदार ने समुदाय कहा है। बंदी गृह को मजूमदार ने समुदाय कहा है, यह एक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था क्या है? एक स्थापित कार्य विधि जो मानव व्यवहार का विनियमन कराती है। एक स्थान जहां सामाजिक समारोह का आयोजन होता है। एक संगठन जहां सामाजिक स्थितियां निर्धारित होती हैं। एक संगठन जो समाज सेवा प्रदान करता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सामाजिक संस्था क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक स्थापित कार्य विधि जो मानव व्यवहार का विनियमन कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन ए, प्रतिमान एवं मूल्य समाज के मूल आधार हैं। कारण में दिया है, केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? प्रतिमान एवं मूल्य समाज के मूल्य आधार हैं। और कारण में दिया है, केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रतिमान एवं मूल्य समाज के मूल आधार हैं। प्रतिमान एवं मूल्य ये समाज में मेरुदंड के समान होते हैं। लेकिन केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि परिवार के द्वारा ये सब सीखा जाता है और नातेदारी का सहयोग होता है, समाजीकरण का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनसे प्रतिमान एवं मूल्य जो है सीखा जाता है, न कि सिर्फ धार्मिक संस्थाओं के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से लागू होते हैं? तटस्थता, विशिष्ट परकता, सर्वपरक, उपलब्ध, सामूहिकता। 1 3 2 3 1 4 1 3 4। राइट आंसर इसमें क्या होगा? पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज में कौन से लागू होते हैं? औद्योगिक समाज के लिए पार्सन्स ने 5 प्रकार के प्रतिमान चर बताए हैं। पहला उसमें है तटस्थता, और दूसरा है विशिष्टता, तीसरा है सर्वपरक उपलब्ध, चौथा है उपलब्धियां, और पांचवा है सामूहिकता। तो इसमें जो है ये सारे ही सही हैं। तटस्थता, विशिष्ट परकता, सर्वपरक, उपलब्ध, सामूहिकता, ये सभी ही सही हैं। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 1 3 4 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगर यहाँ ऑप्शन में उपर्युक्त सभी दिया होता है तो वो सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सबसे सही यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औद्योगिक समाज में सामाजिक स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक समाज अस्थिरीकृत होता है। औद्योगिक समाज जात के आधार पर स्थिरीकृत होता है। औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर स्थिरीकृत होता है। औद्योगिक समाज व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में अवरोध पैदा करता है। ऑप्शन दिया है 1 और 4, केवल 3, 4, 2, 3, 4। राइट आंसर इसमें क्या होगा? औद्योगिक समाज की विशेषता पूछा है। औद्योगिक समाज में अस्थिरीकरण के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, केवल 3, ऑप्शन 2। औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर स्थिरीकृत है। इसमें सिर्फ यही ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भारत में जाति व्यवस्था की पकड़ को चुनौती दी है। कारण दिया है, गतिशीलता जाति व्यवस्था में परिवर्तन की एक घटना के रूप में जात की मूल संरचना को चुनौती नहीं देती। ऑप्शन में ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भारत में जाति व्यवस्था की पकड़ को चुनौती दी है। ये ऑप्शन सही है। गतिशीलता सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की एक घटना के रूप में जात की मूल संरचना को चुनौती नहीं देती। ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन इसमें एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। समकालीन भारतीय समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। ये परिवर्तन समाज की संरचना एवं उनके प्रकार दोनों में परिलक्षित हो रहे हैं। और इसमें भारत में आधुनिकीकरण के कारण जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार एवं ग्राम्य समुदाय में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, परंतु गतिशीलता के कारण जात की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि जाति की मूल संरचना को चुनौती नहीं देती है, तो जात की संरचना में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। इरावती कर्वे के विचार से जात एक विस्तृत नातेदारी समूह है। कारण दिया है, एक ही जात के सदस्यों का विश्वास है कि वे सब पूर्वज के वंशज हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इरावती कर्वे के अनुसार विचार से जात एक विस्तृत नातेदारी समूह है, क्योंकि एक ही जात के सदस्यों का विश्वास है कि वे सह पूर्वज के वंशज हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार मिथ्या चेतना निम्नलिखित में से क्या है? मिथ्या चेतना क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्वहारा इतिहास में अपनी स्थिति का बोध करता है। सर्वहारा की अपनी स्वयं की अपने वास्तविक हितों की संकल्पना में अंतर। समाज में बुर्जुआ एवं सर्वहारा संकल्पनाओं के बीच अंतर। यह विचार कि किसी वर्ग द्वारा आधारित कोई सामान्य विश्वास अनिवार्यतः सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मिथ्या चेतना क्या है? फाल्सी कॉन्सिक्वेंसेस।
मिथ्या चेतना क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सर्वहारा की अपनी स्वयं की एवं अपने वास्तविक हितों की संकल्पना में अंतर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मार्क्स के अनुसार यह एक झूठी चेतना है जो थोपी हुई चेतना है जो सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजीपतियों के अनुसरण में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावकाश वर्ग के सिद्धांत में वेबलन ने सामाजिक गतिशीलता के साथ उपभोक्तावाद की तुलना की है। समाज के वित्तीय रूप से सफल समूहों के सुस्पष्ट अवकाश के साथ प्रदर्शन उपभोग की तुलना की है। नवधनिकों के जीवन शैलियों की तुलना की है। महिलाओं के वंचन के साथ संबंधित विचारों की तुलना की है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सावकाश वर्ग के बारे में वेबलन ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में सावकाश वर्ग को विलासी वर्ग के नाम से भी जानते हैं। विलासी वर्ग के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने दो प्रकार के वर्ग होते हैं बताया। समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं। पहला है एक वह वर्ग जो कि अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर अनुत्पादक होते हुए भी विलासी बना रहता है, और सेकंड है दूसरा वह वर्ग जो उत्पादन कार्य करते हुए भी मनमाने तरीके पर या इच्छानुसार वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समाज की वित्तीय रूप से सफल समूहों के सुस्पष्ट अवकाश के साथ प्रदर्शन उपभोग की तुलना की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्पन सर्वहारा का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में है? मार्क्सवादी सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत, पार्सन्स का सिद्धांत, दुर्खीम का सिद्धांत। लुम्पन सर्वहारा वर्ग की अवधारणा ये मार्क्सवाद से संबंधित है, मार्क्सवादी सिद्धांत से। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इस लुम्पन सर्वहारा वर्ग की अवधारणा ये मार्क्स ने अपनी पुस्तक द होली फैमिली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जाति के आंतरिक तर्क में परिवर्तन लाती है। लुई ड्यूमा ने इस प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? संस्कृति से अर्थव्यवस्था तक, अपवित्रता से राजनीति तक, संरचना से सार तक, धर्म से समाज तक। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जाति के आंतरिक तर्क में परिवर्तन लाती है। लुई ड्यूमा ने इस प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? जाति का आधार उन्होंने पवित्र एवं अपवित्र माना है, और उन्होंने अपनी होमो हायरार्किकस में जाति के संबंध में चर्चा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अपवित्रता से राजनीति तक। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जाति समूह अपने आप को समस्तरीय रूप में समेकित करता है तथा अपने विकास के लिए विशिष्ट नीतियों अथवा कार्यक्रमों की मांग करता है, तब यह राजनीतिक दल की भांति कार्य करने लगता है, दबाव समूह की भांति काम करने लगता है, प्रबल जाति की भांति काम करने लगता है, अपने स्वयं के लिए वर्ग की भांति काम करने लगता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? जब एक जाति समूह अपने आप को समस्तरीय रूप से समेकित करता है तथा अपने विकास के लिए विशिष्ट नीतियों
अथवा कार्यक्रमों की मांग करता है, तब यह राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, दबाव समूह की भांति कार्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिया है। पहला है अधिक्रम एवं विभेदन सामाजिक स्त्रीकरण के भाग हैं। सेकंड है जाति प्रथा सामाजिक स्त्रीकरण की समृद्ध प्रणाली है। ऑप्शन में केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न 1 न 2। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण के भाग में विभेदीकरण, क्रम विन्यास या अधिक्रम, मूल्यांकन, पुरस्कार एवं दंड, ये सभी आते हैं। तो पहला ऑप्शन में है अधिक्रम एवं विभेदन सामाजिक स्त्रीकरण के भाग हैं, ये ऑप्शन सही है। और जाति प्रथा सामाजिक स्त्रीकरण की समृद्ध प्रणाली है, ये ऑप्शन भी सही है। सामाजिक जाति प्रथा ये सामाजिक स्त्रीकरण की बंद व्यवस्था है, बंद स्त्रीकरण वाली व्यवस्था है, और वर्ग एक खुली स्त्रीकरण वाली व्यवस्था है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाजशास्त्र यह तर्क है कि जाति का राजनीतिक आदमी की कारण तब होता है जब जाति अपने आप को एक वर्ग में विलीन कर लेती है। सेकंड है जाति समूह अपने आप को दबाव समूह के रूप में संगठित करता है। जाति संघात्मक नियमों पर संक्रिया से संगठित होती है। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। राइट आंसर इसमें क्या होगा? समाजशास्त्र में यह तर्क दिया जाता है कि जाति का राजनीतिक आदमी के कारण तब होता है जब जाति अपने आप को एक वर्ग में विलीन कर लेती है, ये ऑप्शन सही है। जाति समूह अपने आप को दबाव समूह के रूप में संगठित करते हैं, ये भी सही है। जाति संघात्मक नियमों पर संक्रिया से संगठित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स का वर्ग अपने स्वयं के लिए की संकल्पना का अभिप्राय है। मार्क्स का वर्ग अपने स्वयं के लिए संकल्पना का अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रमजीवी वर्ग द्वारा अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के अनुसरण में वर्ग चेतना और सामूहिक सामाजिक क्रिया की प्राप्त। सेकंड है श्रमजीवी वर्ग की विशेषता बताने वाली आर्थिक दशाएं और जीवन स्तर। ऑप्शन दिए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स ने अपने ध्रुवीकरण के सिद्धांत में 2 वर्गों की चर्चा की थी, अपने आप में वर्ग क्लास इन इटसेल्फ और अपने आप के लिए वर्ग क्लास फॉर इटसेल्फ। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इन्होंने इसमें परिभाषा भी दी थी कि सर्वहारा के पास खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1 और 2 दोनों। अपने स्वयं के लिए वर्ग की संकल्पना का अभिप्राय श्रमजीवी वर्ग द्वारा अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के अनुसरण में वर्ग चेतना और सामूहिक सामाजिक क्रिया की प्राप्ति, और श्रमजीवी वर्ग की विशेषता बताने वाली आर्थिक दशाएं और जीवन स्तर, दोनों ही ऑप्शन सही हैं।
ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक परिवर्तन होता है जब समाज वर्ग संघर्ष का अनुभव करता है, कोई सृजनात्मक व्यक्ति अपने नेतृत्व के गुणों के आधार पर नए मूल्यों एवं नैतिकताओं को लाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो ये बिहार में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बिहार में ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन पूरा एक पेज पर सेट नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने उन क्वेश्चनों को नहीं लिया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पूछा है, सामाजिक परिवर्तन होता है जब ऑप्शन फर्स्ट समाज वर्ग संघर्ष का अनुभव करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, केवल एक इसमें सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि समाज सरल से जटिल होता जाता है, समाज की प्रगति रेखीय रूप से होती है और समाज में परिवर्तन विभेदीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। राइट आंसर इसमें क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत के बारे में पूछा है, तो समाज सरल से जटिल होता जाता है, ये ऑप्शन सही है। समाज की प्रगति रेखीय रूप में होती है, ये भी सही है। समाज में परिवर्तन विभेदीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, ये भी सही है। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात जजमानी व्यवस्था की विशेषता नहीं है। पारस्परिक संबंध, वंशागत, सेवाओं के बदले वस्तुएं, भिन्न भिन्न कमीन की क्रियाओं का प्रयास समरूप है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। जजमानी व्यवस्था की विशेषताओं में वंशानुगत परंपरा, प्राथमिक संबंध, अस्थायी संबंध, संबंधों की उदग्र व्यवस्था, अधिकार तथा कर्तव्यों का संकुल, मुद्रा का अप्रचलन, वस्तु भुगतान, उपयोगिता मूल्य में भिन्नता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। पारस्परिक संबंध ये है, वंशागत ये है, सेवाओं के बदले वस्तुएं ये है, भिन्न भिन्न कमीन की क्रिया, मतलब जो कमीन होते हैं जैसे धोबी, नाई, तो इनकी क्रियाएं समरूप नहीं हैं। सबके जो काम हैं वो अलग अलग हैं, इनके काम एक जैसे नहीं हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है। सामाजिक विभेदीकरण एवं अस्पृश्यता, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। लुई ड्यूमा के अनुसार पूछा है, उन्होंने जाति को किस आधार पर बताया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वहारा एवं गुलाम के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। सर्वहारा मजदूरी वाला स्वतंत्र मजदूर श्रमिक है। सर्वहारा मजदूरी वाला स्वतंत्र श्रमिक है, जबकि गुलाम नहीं है।
सर्वहारा नगरीय है जबकि गुलाम ग्रामीण है। सर्वहारा के पास थोड़ा भूस्वामित्व होता है जबकि गुलाम के पास नहीं होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सर्वहारा एवं गुलाम के बीच अंतर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। सर्वहारा मजदूरी वाला स्वतंत्र श्रमिक है। सर्वहारा वर्ग ये पूंजी व्यवस्था का एक वर्ग है जो अपने श्रम को बेचकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। इसके विपरीत गुलाम या दास स्वामित्व अवस्था का एक वर्ग है जो स्वतंत्र न होकर बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करता रहता है। इस पर स्वामी का स्वामित्व होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग की पहचान अधीनता के संबंधों से होती है, शासक वर्ग की विचारधारा से होती है, ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी से होती है, लाभ एवं अधिशेष मूल्य से होती है। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? राइट आंसर है इसमें अधीनता के संबंधों से होती है। ऑप्शन फर्स्ट। शासक वर्ग की विचारधारा से होती है। ऑप्शन सेकंड। और लाभ एवं अधिशेष मूल्य से होती है। ऑप्शन 4। 1, 2 और 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की पहचान अधीनता के संबंधों से होती है, शासक वर्ग की विचारधारा से होती है, लाभ एवं अधिशेष मूल्य से होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को सी राइट मिल्स ने पावर एलीट में सम्मिलित नहीं किया? राजनीतिक संभ्रांत व्यक्ति, सांस्कृतिक संभ्रांत व्यक्ति, सैनिक संभ्रांत व्यक्ति, व्यवसायिक संभ्रांत व्यक्ति। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सी राइट मिल्स ने क्यूबा के योकी सिटी का अध्ययन करके शक्ति अभिजात पावर एलिट की अवधारणा दी है। उनके अनुसार शक्ति 3 शक्तियों का सम्मिलन है, आर्थिक शक्ति यानी व्यवसायिक, राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति। तो इसमें उन्होंने सांस्कृतिक संभ्रांत व्यक्ति की बात नहीं की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। राजनीतिक की बात की है, सैनिक की बात की है और आर्थिक या व्यवसायिक की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आएगा? श्रमिक वर्ग क्रांति, उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्य वर्ग का लुप्त होना। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कार्ल मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन किसके द्वारा आएगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, श्रमिक वर्ग क्रांति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? चिंतनात्मक, संवेदात्मक, आदर्शात्मक, आदर्शात्मक, चिंतनात्मक, संवेदात्मक, संवेदात्मक, आदर्शात्मक, चिंतनात्मक, संवेदात्मक, चिंतनात्मक, आदर्शात्मक। इसमें राइट आंसर क्या होगा?
कौन सा राइट आंसर है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संवेदात्मक, आदर्शात्मक और चिंतनात्मक। सेंसेट, आइडिएशनल और आइडियलिस्टिक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो की अभिजन परिचालन की संकल्पना में अभिजन का संगठन किनके बीच चक्रीय रूप से बारी बारी से होता है? शेर एवं भेड़िए, भेड़िए एवं लोमड़िए, लोमड़िए एवं शेर, सांड एवं भालू। इसमें राइट आंसर क्या होगा? पैरेटो ने संभ्रांत वर्ग को दो भागों में बांटा है, शासक संभ्रांत वर्ग और गैर शासक संभ्रांत वर्ग। शासक वर्ग वह होता है जो सरकार में रहता है, और गैर शासक वर्ग जो सरकार में नहीं रहते हैं लेकिन उनसे जुड़े रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शेर एवं लोमड़ियाँ। शेर को उन्होंने बताया है शासक वर्ग और लोमड़ियाँ गैर शासक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। आत्मसातकरण मेल्टिंग पॉट मॉडल हर्बर्ट हाइमन, सांस्कृतिक पश्चाता मैक्स वेबर, युक्तिकरण रॉबर्ट पार्क, संदर्भ समूह ऑकबर्न। 3 4 2 1, 1 4 2 3, 3 2 4 1, 1 2 4 3। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सुमेलित करना है इसमें। राइट आंसर है इसमें सांस्कृतिक पश्चाता की अवधारणा अकबर ने दी है, और संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने किया है। युक्तिकरण मैक्स वेबर और मेल्टिंग पॉट मॉडल आत्मसात मॉडल ये रॉबर्ट पार्क। इसमें राइट आंसर होगा मेल्टिंग पॉट मॉडल रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन थर्ड। सांस्कृतिक पश्चाता ऑकबर्न, ऑप्शन फोर। युक्तिकरण मैक्स वेबर, ऑप्शन सेकंड। संदर्भ समूह हर्बर्ट हाइमन, ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर है 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान क्या है? जब लोग इसका पालन करते हैं, सब लोग जिसका पालन करते हैं। सामाजिक प्रतिमान क्या है? ऑप्शन में है सब लोग जिसका पालन करते हैं। सामाजिक परिस्थितियों का अच्छे एवं बुरे के रूप में मूल्यांकन है। यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता, किंतु सामाजिक अंतरक्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक प्रतिमान क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजात केंद्रवाद को निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही रूप से परिभाषित करता है? सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना, दूसरी जाति स्पीशीज को मानव जाति से तुलना करके आंकना, अन्य संस्कृतियों को हीन भाव से देखना, अपनी संस्कृति की तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। निर्जात केंद्रवाद के विषय में कौन सा सही कथन है इसमें? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद से निम्नलिखित में से क्या आशय है? सार्वभौम सांस्कृतिक प्रतिमान है जिनका अनुसरण हमें अवश्य करना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अतिरंजित होते हैं। किसी विशेषक का प्रकार एवं अर्थ उसके सांस्कृतिक विन्यासों के सापेक्ष होता है। किसी को यह विश्वास कि उसकी संस्कृति दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद से क्या आशय है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अतिरंजित होते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संस्कृति सामान्यतया किसे निर्दिष्ट करती है? समूह के प्रतीकात्मक उत्पादों को, कलात्मक एवं साहित्यिक रचनाओं को, समाज के सांस्कृतिक विशेषकों को, न्यून सौंदर्य मूल्य अथवा बिना सौंदर्य मूल्य वाले वाणिज्यिक उत्पादों को। इसमें राइट आंसर क्या होगा? जन संस्कृति सामान्यतया किसे निर्दिष्ट करती है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, समाज के सांस्कृतिक विशेषकों को। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? संस्कृत दैवीय उपहार है, संस्कृत समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृत आनुवंशिक विरासत है, संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत की विशेषताएं पूछा है। संस्कृत की विशेषताओं में संस्कृत सीखी गई योग्यता है, सामाजिक विरासत है, मानव निर्मित है, आदर्शात्मक होती है, हस्तांतरित की जाती है, सामाजिक होती है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अनुकूलन की क्षमता होती है, मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है, भाषा संस्कृत का मुख्य वाहन है। ये सभी संस्कृत की विशेषताएं हैं। और हर्ष कोविट्स ने कहा है संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। ये ऑप्शन कौन सी एक संस्कृत की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संस्कृत समाज के द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निम्न जात की जीवन शैली का में परिवर्तन होता है। यह व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाती। सीमित स्वरूप होने के बावजूद यह अपेक्षाकृत अधिक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाती है। केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है।
इसमें निम्न जात की जीवन शैली में परिवर्तन होता है, ये सही है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन ये नहीं लाती है, ये भी ऑप्शन सही है। इसमें संरचनात्मक नहीं बल्कि स्थिति में पद में परिवर्तन होता है। और सीमित स्वरूप होने के बावजूद यह अपेक्षाकृत अधिक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाती है, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को उस प्रक्रिया के रूप में जानते हैं जिसके द्वारा एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विशेषक दूसरे समूह में फैलते हैं? विकास, इवोल्यूशन, स्वांगीकरण, समंजन, विसरण। राइट आंसर क्या होगा? विकास, इवोल्यूशन। उद्विकास प्रक्रिया में पदार्थ एक अनिश्चित एवं असंबद्ध असमानता से निश्चित एवं सुसंबद्ध विभिन्नता की ओर अग्रसर होता है। यह अवधारणा स्पेंसर ने दी है। और स्वांगीकरण को एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातकरण भी कहते हैं स्वांगीकरण को। यह एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरे संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने से होती है। और समंजन की प्रक्रिया, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संघर्षरत व्यक्ति अथवा समूह अस्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण अंतरक्रिया द्वारा संघर्ष को रोकना या टालना चाहते हैं, इसमें समंजन है। और विसरण की प्रक्रिया है, विसरण यानी कि डिफ्यूजन। सांस्कृतिक प्रसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य समाजों में विस्तार होता है। यह अवधारणा दी है क्लार्क विस्लर ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ का समूह व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक कारक है? सदस्यता, बाह्य समूह, अंतः समूह, सापेक्ष वंचन। राइट आंसर क्या होगा? तो संदर्भ समूह निर्माण के लिए मुख्यतः 2 आधार होते हैं। पहला है आकांक्षा और दूसरा है तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्षहीनता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सापेक्ष वंचन। इसकी अवधारणा हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में ऑप्शन दिया है, संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, श्रम के शोषण को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, प्रतिभा एवं कौशल के अभाव को निर्धनता के कारण के रूप में पहचाना गया है, व्यक्तियों अथवा समूहों की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। राइट आंसर क्या होगा? निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों के अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, परसंस्कृति ग्रहण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 परसंस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इमाइल दुर्कheim के अनुसार विधि समाज के श्रम विभाजन का दृश्य प्रतीक है, सामूहिक चेतना का दृश्य प्रतीक है, यांत्रिक एकता का दृश्य प्रतीक है, धार्मिक जीवन का दृश्य प्रतीक है। इमाइल दुर्कheim के अनुसार पूछा है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, श्रम विभाजन का दृश्य प्रतीक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्कheim के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूर्वक, आदर्शात्मक, औपचारिक। राइट आंसर इसमें क्या होगा? आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, क्षतिपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह का सार उसके प्रकार की चेतना है, उसके निष्पादन का अंश है, उसका आमने सामने का संबंध है, उसके संबंध की निर्वैयक्तिकता है। द्वितीयक समूह क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उसके संबंध की निर्वैयक्तिकता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। द्वितीयक समूह की विशेषताओं में बड़ा आकार होता है, अप्रत्यक्ष एवं अवैयक्तिक संबंध, प्रतिस्पर्धा की भावना, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायित्व की कमी, योजनाबद्ध व्यवस्था, सीमित स्वार्थों की पूर्ति, सदस्यता की सीमित अवधि, औपचारिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष वंचन एक दशा है जिसमें व्यक्ति या समूह निर्धनता रेखा से ऊपर होते हुए भी पहले की अपेक्षा निर्धन हो गया है, अपनी अधोमुखी गतिशीलता के कारण निर्धनता रेखा से नीचे आ गया है, किसी समूह में अपनी तुलना करके वंचित महसूस करता है, भौतिक जीवन की अपनी आकांक्षाओं के संबंध में वंचित महसूस करता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? रिलेटिव डेप्रीवेशन। यह अवधारणा मर्टन ने दी है, द अमेरिकन सोल्जर पुस्तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह पद को प्रचलित किया? गॉफमैन, कूले, डेविड हार्वी, मीड। प्राथमिक समूह पद को, तो प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले ने, चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक जो 1909 में आई थी, इसमें इन्होंने प्राथमिक समूह को की अवधारणा दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, C.H. कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति एवं सत्ता के अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक्ति शारीरिक बल प्रयोग पर आधारित है, सत्ता नहीं। शक्ति समाज में निहित है, सत्ता राज्य में निहित है। सत्ता वैध शक्ति है, केवल राज्य के पास शक्ति है। गैर राजनीतिक संस्थाएं सत्ता का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सत्ता वैध शक्ति है। शक्ति में जब वैधता आ जाती है तब उसे वेबर एवं डेहरनडार्फ दोनों ने प्राधिकार या सत्ता कहा है, अथॉरिटी। शक्ति में प्रभाव होता है, इस प्रभाव को मानना या न मानना संस्था पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामाजिक स्त्रीकरण सर्वव्यापी है। जाति एवं वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण के उदाहरण हैं। संस्कृतिकरण जाति व्यवस्था के ढांचे के बाहर है। केवल 1 और 3, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3। इसमें राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो इसका राइट आंसर है सामाजिक स्थिरीकरण सर्वव्यापी है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। और जाति एवं वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण के उदाहरण हैं, ऑप्शन सेकंड। 1 और 2 सही है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिरूप यह बताता है कि पुरस्कार प्रणाली स्थिरीकरण प्रणाली की ओर ले जाती है? संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, वेबर का मॉडल, भूमिका परिस्थिति प्रतिरूप। राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रकार्यात्मक सिद्धांत। किंग्सले डेविस ने कहा है, जब समाज में कुछ लोगों को अधिक पुरस्कार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और कुछ को कम, तो समाज में स्वतः ही स्थिरीकरण पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इनमें से कौन एक कथन सही है? फर्स्ट है, वर्ग परिस्थिति एवं दल के रूप में स्थिरीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन वेबर के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया, समाज के उच्च कोटि सत्ता आदेश जारी करने, मांग रखने, चेतावनी देने, निषेध लागू करने के माध्यम से अधीनस्थों पर नियंत्रण करती है। डेहरेनडॉर्फ ने विचार किया, विश्व के प्रत्येक मानव समाज में सामाजिक स्थिरीकरण है तथा यह कार्यपरक आवश्यकता है। सामाजिक स्थिरीकरण के विश्लेषण में संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन करने में मर्टन अग्रणी थे। इसमें पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। वर्ग परिस्थिति एवं दल के रूप में स्थिरीकरण का सिद्धांत वेबर ने दिया है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और सेकंड ऑप्शन ये कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि डेहरेनडॉर्फ से संबंधित है। और थर्ड ऑप्शन ये डेहरेनडॉर्फ से नहीं बल्कि किंग्सले डेविस से संबंधित है। और इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। और मर्टन एक प्रकारवादी विचारक हैं। फोर्थ ऑप्शन में है संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, तो मर्टन संघर्षवादी नहीं थे बल्कि प्रकारवादी थे, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस एवं मूर के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बहुआयामी सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संरचनात्मकवादी सिद्धांत। राइट आंसर इसमें क्या होगा? डेविस एवं मूर के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। डेविस एवं मूर के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और संघर्ष का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स से संबंधित है। और संकलनवादी सिद्धांत ये मैक्स वेबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिकरण की संस्थागत प्रतिबंध नहीं है? औद्योगिकरण का संस्थागत प्रतिबंध नहीं है। विरासत के नियम का संस्थान, वाणिज्यिक विनिमय प्रणाली, विश्वसनीय विधिक सिद्धांत एवं उसकी न्यायिक प्रायोज्यता, तर्कसंगत रूप से संगठित यंत्रीकरण उत्पादन प्रणाली। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एक औद्योगिकरण का संस्थागत प्रतिबंध नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, विरासत के नियम का संस्थान, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैक्स वेबर, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द कैपिटलिज्म, रॉबर्ट रेडफील्ड, टेपो जलान ए मैक्सिकन विलेज ए स्टडी ऑफ फोक लाइफ, डेनियल बेल, द कल्चर कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, गॉफमैन, द माइंड एंड सोसाइटी। इसमें
क्वेश्चन में पूछा कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 द माइंड एंड सोसाइटी, ये पैरेटो की है। और द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये मैक्स वेबर की है, ये 1905 में ये पुस्तक आई थी। और सेकंड ये रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है, टेपो जलान ए मैक्सिकन विलेज ए स्टडी ऑफ फोक लाइफ। और थर्ड वाला ये द कल्चर कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ये डेनियल बेल की है। ऑप्शन 4 ये राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? भाषा, प्रतिमान, भूमिकाओं एवं परिस्थितियां, संस्थाएं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भाषा। सामाजिक संरचना के तत्व में आते हैं सामाजिक समूह, भूमिका, परिस्थिति, प्रतिमान एवं मानदंड, सांस्कृतिक मूल्य, संस्था, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह कि वेबर की निम्नलिखित में से किस सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में जाना जा सकता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मूल्य तार्किक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को समझने हेतु सावयव प्रतिरूप को अपनाता है? संघर्ष सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, उत्पादन रीति सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था को समझने हेतु सावयव प्रतिरूप, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, प्रकारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण सामाजिक संरचना द्वारा निरुद्ध होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बुनियादी तत्व नहीं है? निजी स्वामित्व, लाभ अधिकतमीकरण, पूंजी संचयन, सार्वजनिक संपत्ति की रचना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का बुनियादी तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सार्वजनिक संपत्ति की रचना। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। ऑप्शन में केवल एक, केवल दे, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिकीकरण के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर है उद्योगों के क्षेत्र में। उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर, केवल 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किस ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। राइट आंसर इसमें क्या होगा? प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण किस ओर ले जाता है? राइट आंसर है इसमें
ऑप्शन सेकंड, श्रमिकों का विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण की अभियोज्य अंग है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दबाव, निवारक विधि, अलंघनीय एवं अनुचित। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, 1, 2 और 3। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दबाव, निवारक विधि, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्नलिखित में से किस नीति का पक्ष समर्थन किया था? रोजगार एवं शिक्षा में आरक्षण, भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार, जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप न होना, राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। बेरियर एल्विन का मानना था कि जनजातियों के जीवन में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जातीय श्रेणी को निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1935 में ब्रिटिश ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में महात्मा गांधी ने, संविधान निर्मात्री सभा के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत 1950 में भारत सरकार ने। तो सर्वप्रथम पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1935 में ब्रिटिश ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक के पहचान के निष्कर्ष के निर्धारण हेतु भारत सरकार द्वारा काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था? निर्धनता रेखा से नीचे वाले परिवारों की आबादी, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियाँ, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय। तो काका कालेलकर आयोग का गठन किस आधार पर किया गया था? काका कालेलकर आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। यह पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसकी अध्यक्षता काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियाँ। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सफ़ेदपोश अपराध कहा जाता है? सामाजिक अभिजनों के द्वारा किए गए अपराध, उद्योग एवं व्यवसाय में घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार जैसे अपराध, ऐसे अपराध जिनकी सूचना नहीं हो पाती, आभ्यासिक अपराधियों द्वारा किए गए अपराध। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक अभिजनों के द्वारा किए गए अपराध। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सदरलैंड ने 2 प्रकार के अपराधी बताए हैं, निम्न वर्गीय अपराधी और सफ़ेदपोश अपराधी। निम्न वर्ग के अपराधी जो गरीबी और लाचारी के कारण अपराध करते हैं, मजबूरी में करते हैं, और उच्च वर्ग के अपराधी होते हैं जो अपने व्यवसाय के दौरान अपराध करते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सबको यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।
थैंक यू।